सबसे पहले शिवम त्यागी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये शशि थरूर का जो बयान सामने आया है, किस रूप में इसको देख रहे हैं? उन्होंने कहा है मामले की जांच तो हो जाए ताकि जो भी सच है वो देश के सामने आ जाए हेमंत करकरे की शहादत के मामले में। चित्रा जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का और इस देश के लिए सीमा पर जान देने वाले शहीदों का। इस देश में गरीब परिवार जो है, हम किसान परिवार जो है, अपने बच्चे को जो है फौज में भेजते हैं ताकि वो देश की सेवा कर सके, देश के लिए काम कर सके। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए इस देश को बचाने के लिए, इस देश की सीमाओं को इंटैक्ट करने के लिए हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे युवा जो है शहीद होते हैं। लेकिन उस शहीदी के बाद भी इस देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों को चैन नहीं पड़ती। वो एक बार शहीद नहीं होते, उनको अपमानित किया जाता है शहीद होने के बाद, जैसे आज शशि थरूर जी कर रहे हैं। उनके बारे में बातें बनाई जाती हैं, उनके बारे में झूठे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। शहीद होने के बाद भी उनको कितनी बार मारा जाता है और कितनी बार उन पर अपने बाण, ये शब्द बाण चलाए जाते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा गिरी हुई और निचले स्तर की राजनीति हो नहीं सकती। चाहे वो आज शशि थरूर जी की बात हो, आज कोई किताब लिख रहा है तो कल उस बात पर जो है आप जांच करेंगे। मान लिया पाकिस्तानी प्रेम है आपका, मान लिया पाकिस्तान से आपको प्यार है, मान लिया पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मान लिया वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो शहीद हो गए उनके ऊपर तो इस तरह के बाण मत चलाओ। और चाहे कोई भी हो, चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का विषय हो, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला के विषय में भी जो बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया, वो बयान किसी पाकिस्तान के नेता का हो सकता है, वहां के प्रधानमंत्री का हो सकता है, वहां की फौज का हो सकता है, किसी आतंकवादी का हो सकता है, लेकिन माफ कीजिए, हिंदुस्तान के किसी नेता का ऐसा बयान हो नहीं सकता। मैं पूछूंगी कि पाकिस्तान को लेकर इतना मोह क्यों है, लेकिन उसके पहले सैफुद्दीन सोद साहब आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी के आप बड़े लीडर हैं, आपकी पूरा सम्मान रखते हुए, शर्म नहीं आती है क्या ऐसे नेताओं को? हेमंत करकरे की शहादत कब हुई? 2008 में आपकी सरकार थी। 2009 में जांच करवा लेते, 10 में करवा लेते, 11 में करवा लेते, 12, 13, 14 तक तो आपकी सरकार थी। अब चुनाव नजदीक है तो आप हेमंत करकरे की शहादत को लेकर इस तरह के बयान देंगे जो पाकिस्तान को सूट करता हो। अब पाकिस्तान कहेगा कि देखिए भैया, हमारे कसाब ने तो जान नहीं ली थी हेमंत करकरे की, उन्हीं के वहां के लोग थे। क्या हमें शर्म नहीं आती है सर? हम अपने शहीदों को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है और इससे वोटों का फायदा हमको मिल जाएगा। सैफुद्दीन सोद जी और चरणजीत सिंह चन्नी, क्या उनको भी शर्म नहीं आती है? उनको पुंछ में हमने अपने जवान को खोया है और उनको उसमें स्टंट नजर आता है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए, मुझे अच्छा पहले मैं बताऊं, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं अपनी जात के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन अलग है, वो जिम्मेदारी से बोलेगा। मैं अपनी बात कहूंगा। आपको अगर सवाल है, अगर सवाल हिम्मत करकरे साहब की बात है तो वो तो मैं महाराष्ट्र के बारे में नहीं जानता। वो आप मुझे पूछिए ऐसी चीज जिसका मैं जवाब दे सकूं। आपके सवाल पर मुनहसर क्या कहना चाहते हैं? अभी जो बोल रहे थे बीजेपी के, वो तो एक्सट्रीम बात बोल रहे थे, फारूक अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला कभी कभी सफाई से बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान कोई गलत है। वो अमन की तलाश करते हैं, खून खराबे को नापसंद करते हैं। उस हद तक तो मैं उसके साथ हूं कि खून खराबे से नहीं, बातचीत से सारे मसले हल होते हैं। तो अगर कोई सवाल मेरे लिए हो तो बताइए आप। मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, अपनी जात से बोलूंगा। बोलिए, सवाल क्या है? हाँ, पाकिस्तान हमारे लोगों की जान लेता रहे, पाकिस्तान पुंछ में हमले करवाता रहे, लगातार वो इस बात के इंतजार में रहे कि कैसे हम दहशतगर्दी और खून खराबे को अंजाम दे सकें। और उसी पाकिस्तान को हम बताते हैं कि भैया उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम है और वो हम ही पर गिरेगा। ये कोई बयान होता है? और आप कह रहे हैं सैफुद्दीन सोद साहब के हम समर्थन करते हैं पाकिस्तान के, आप लोग झंडा बरदार यहाँ पर क्यों हो रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान परस्त बयान नहीं हुआ? जो पाकिस्तान हमारे देश के शहीदों को, हमारी जवानों की शहादत कराता है, उनकी जान ले लेता है, हम कह रहे हैं कि उसने चूड़ियां पहनकर नहीं रखी हुई हैं। नहीं, सुनिए, मैं जहां तक, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, आप मुल्क की बात कीजिए, मैं हिमायत करूंगा।
अपने सरकार के फैसले हैं उन पर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त आप फारूक अब्दुल्ला पर नाराज हो रहे हैं, वो तो उन्हीं को बताइए, सवाल का जवाब दे देंगे। मुझे नहीं पता कि फारूक साहब ने क्या बयान दिया। कभी कभी वो दिल की बात कहते हैं तो आप डायरेक्टली उनको पूछिए, वो जवाब दे देंगे। मुझे मुल्क के बारे में पूछेंगे, मैं अपने मुल्क की बात करूंगा। मैं मुल्क की सालमियत चाहता हूं, यूनिटी चाहता हूं। ठीक है, अहमद अयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज जी, आपके पास आते हुए, अब चुनाव में पाकिस्तान को खुश करने की क्या जरूरत है नेताओं को? उससे मिलेंगे क्या वोट? पाकिस्तान परिस्थिति दिखाने की क्या जरूरत है? देश के शहीदों का अपमान नहीं होता है? बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक अपना परिवार सारा कुछ छोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जब वो इस तरह का बयान सुनेंगे क्या बीतेगी उन पर? सोचते हैं हम लोग इस बारे में? एक चीज ये मानना पड़ेगा, आप किसने किस मकसद के साथ किस डायरेक्शन में कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बारे में कोई तजिया करना थोड़ा मुश्किल होगा। बात किसी की टाइम सामने आते हैं करे कोई सामने नहीं आया, अब कोई बात नहीं आ रही है, तो उसको देखने की अगर जरूरत है तो उसके नहीं होना चाहिए कि एक सही जांच हो, एक सही कंक्लूजन हो। तो उसमें नहीं लगता है कि अगर कोई बात करे, चाहे वो हो या कोई और हो, अगर वो उस लिहाज से बात करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अगर उसमें कोई सियासत करने की बात है तो वो जरूर गलत उसको कहा जा सकता है। लेकिन अगर हकीकत है सही, तो सचमुच कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा मैटर है तो सही फैसला लेने में, सही सोच बनाने में, सही इंक्वायरी को या सही इन्वेस्टिगेशन को ले सकता है, तो कोई बात सामने आ जाए उसको देखना, उसको कोई गलत बात नहीं है। अब इसकी सियासत ना हो, वो एक बड़ी बात हो, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, कोई उस तरीके की सियासत ना हो जिसमें मजहबी मामला सामने हो, किसी की शख्सियत मामले सामने हो, सिक्योरिटी फोर्सेस सामने हो, उनको सामने लाया जाए। मतलब वो चीज इसमें ना लाया जाए। अगर इलेक्शन करना हो तो वो डेवलपमेंट की बुनियाद पर करे, अपनी परफॉर्मेंस जो पीछे रही हो उसकी बुनियाद पर करे, आगे आपका क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या मैनिफेस्टो है, उसको उससे लोगों को समझाए। उन बुनियादों पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए, न कि किसी उसके लिए बताने को कुछ होना चाहिए ना। अब जब बताने को कुछ होगा नहीं तो फिर इसी तरह के बयान सामने आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास सर, लेकिन अपने आप में बेहद शर्मनाक इस तरह का बयान है। फिलहाल ऐसा लग रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आए हैं। अपने बयान पर उनकी ओर से सफाई दी गई है। उनका ये कहना है कि मैंने सैनिकों का अपमान नहीं किया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मसलों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। पुंछ हमले को स्टंट बताने पर चन्नी की सफाई आई है। सैनिकों की शहादत को नमन है। वो कह रहे हैं मैंने अपने बयान में सरकार की आलोचना की थी, सरकार फायदा उठाने की कोशिश करती है। आतंकी घटना पर मुझे दुख है, सैनिकों पर गर्व है, ये कहा है चरणजीत सिंह चन्नी ने। संगीत रागी जी सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद सलमान निजामी जी आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, उन्होंने कहा है कि सरकार की आलोचना करना मेरा मकसद था, सैनिकों का अपमान करना नहीं। देखिए, सरकार की आलोचना तो हर विपक्ष का धर्म होता है, उन्हें करना ही चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक सैनिक का अपमान था। हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, और शहीद किसके लिए हुए हैं? हमारी रक्षा के लिए हुए हैं, हमारी मातृभूमि के लिए रक्षा के लिए होते हैं। और उनका अपमान करना, ये तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इनको मरवाती है ताकि इलेक्शन में जीत सके। इसका मतलब तो ये हुआ कि सैनिकों की मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा होता है। इससे बाहियात बात और क्या हो सकती है? उन्हीं की गंदी सोच की उपज हो सकती है। कोई भी देशभक्त व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वो तो निहायत ही बहुत घटिया है। देखिए, हमारा अपना व्यक्ति कितना भी कमजोर रहता है, हम उसकी वाहवाही करते हैं, हम उसके साथ खड़े होते हैं। मान लेते हैं कि हम यदि कमजोर भी होते, हालांकि हम कमजोर नहीं है, हम पाकिस्तान को घुटने टिकवा चुके हैं 1971 के बाद, कारगिल के बाद, और अभी भी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, आप गिनवाते जाइए एक के बाद एक। हम हमेशा उनको पीटते रहे हैं, और एटम बम की धमकी जो है वो बहुत काम नहीं आया। एटम बम की धमकी बालाकोट के समय भी आई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका, आने वाले दिनों में भी नहीं हो पाएगा,
क्योंकि पाकिस्तान यदि एक एटम बम का प्रयोग करता है तो भारत के पास न सिर्फ डेटरेंट कैपेसिटी है बल्कि उसको पूरी तरीके से पूरी पाकिस्तान को खत्म कर देने की क्षमता है। मजेदार बात है कि ये पाकिस्तान परस्ती ही है, और मैं सच कहता हूं, इसका अध्ययन करके देखिएगा, ये पूरी तरीके से मैं सच्चाई के आधार पर कह रहा हूं कि ये जितने वैली की पार्टियां हैं, कश्मीर की पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये सॉफ्ट टेररिज्म को भारत के अंदर बढ़ावा दिया है इन्होंने। इस्लामिक टेररिज्म जो 90s के अंदर रेडिकल काफी घनघोर हुआ था, उसमें फारूक अब्दुल्ला का कम योगदान नहीं था, मुफ्ती मोहम्मद सईद का कम योगदान नहीं था। ये तो खुले मुफ्ती मोहम्मद सईद तो खुले हुर्रियत के साथ खड़े होते थे, और वो पाकिस्तान परस्त ही व्यक्ति था, चाहे वो अली गिलानी का फैक्शन हो, चाहे उमर मिरवाइज का फैक्शन हो, ये दोनों पाकिस्तान परस्त थे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत, बड़ी ताकत नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सके। बौने लोगों को, राहुल गांधी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, या कोई ये इंडी गठबंधन जितना कमजोर होगा, दुनिया की जितनी विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सारे चाहेंगे कि एक कमजोर भारत बना रहे, लीडरशिप रहे, ताकि उसको हम दबा सकें, धमका सकें, जैसा मनमोहन सिंह के समय हुआ था। मनमोहन सिंह ने भारत की संप्रभुता को गिरवी रखने से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आप ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने को देखिए, क्या करते थे मनमोहन सिंह, क्या हम जाकर के पता करते हैं, हमारे पास तो ऐसी सूचना नहीं है। ठीक है, दुनिया से अभी सूचना मौजूदा रही बयानों थी पर कि टिप्पणी उस पर ले लेते डैम हैं बनाया बाकी जा लोगों रहा की। है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भारत बाकी का प्रधानमंत्री ने क्या किया, क्या नहीं किया, उस पर आएंगे।